नमस्कार। आज हम आपको 1857 की क्रांति से जुड़े हुए प्रमुख घटनाओं, क्रमों और विभिन्न बातों को यहाँ पर शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में कुछ बातें हम विस्तार से जानना जरूरी है। उन बातों में सबसे पहले क्रांति का स्वरूप कैसा था, विभिन्न इतिहासकारों के क्या क्या विचार रहे हैं इस कारण, और उसके कारण क्या है, 1857 की क्रांति के किन क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ उसको हम जानेंगे। साथ ही साथ उसके प्रमुख नेता, क्रांतिकारी, प्रमुख तिथियां, मानचित्र का अध्ययन भी हम करेंगे, जिससे हम जान पाएंगे कि किस तरह से 1857 की क्रांति कहां कहां तक फैली हुई थी। फ्लोचार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। साथ ही साथ इसका प्रभाव, असफलता के कारण, दूरगामी प्रभाव, निष्कर्ष। तो इस तरह से इस पूरे के पूरे 1857 की क्रांति को हम पूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच में लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति, जिसे अगर माना जाए तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे भी हम कुछ कारण लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रांति का स्वरूप कैसा था। तो क्रांति का स्वरूप के लिए बात करेंगे तो 1857 की क्रांति जो है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली व्यापक विद्रोह था। ये बात बिल्कुल याद रखने कि पहला ऐसा विद्रोह था जो कि बहुत व्यापक रूप में फैला था, जिसमें जन सामान्य, किसान, जमींदार, शासक वर्ग, धार्मिक नेता सभी ने अपना जो है सहयोग किया था। और यह केवल सैनिक विद्रोह तक सीमित नहीं था, इसलिए कई बार हम यहाँ पर आगे जानेंगे कि किस तरह से तो केवल सैनिक विद्रोह से नहीं, एक जन सामान्य तक पहुंचा हुआ आंदोलन था। इसी तरह अगर हम इसके स्वरूप पर विचार करें तो राजनीतिक स्वरूप जो था इसका अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास था। इसी तरह राष्ट्रीय स्वरूप को बात करें तो पूरे देश में राष्ट्र की भावना का एक प्रसार हुआ था। जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो पहली बार हमें यहीं पर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक स्वरूप की बात करें तो अंग्रेजों की जो धार्मिक दखल देने की अंदाज था, उनका जो नीति थी, उसका उन्होंने पहली बार व्यापक रूप से विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था। और सैनिक स्वरूप की तो बात सभी लोग जानते हैं, करते हैं। तो इसके बात करें तो शुरुआत में जो सिपाहियों के असंतोष से यह शुरू हुआ था। तो अब इसी में हम जान लेते हैं कि जो विभिन्न इतिहासकार हैं उन्होंने अपने क्या क्या विचार यहाँ पर रखे हैं। तो अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो वी.डी. सावरकर जो कि सबसे प्रमुख इतिहासकारों में जिन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको समझा है, तो उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके अलावा आर.सी. मजूमदार के विचारों को जाने तो इसे केवल सिपाही विद्रोह माना, ना कि राष्ट्रीय आंदोलन। आर.सी. मजूमदार इस तरह से कह सकते हैं। एस.एन. सेन ने जो है इसके बारे में बोला है कि यह सैनिक विद्रोह था, लेकिन इसमें जनता का भी सहयोग था। तो कितने शानदार बात को इन्होंने यहाँ पर रखी है। इसी तरह हम बात करेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन ने, तो यह एक राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक स्वरूप था, इन्होंने इस बात से कही है। इसी तरह कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता का संघर्ष था। तो भारतीय जनता का संघर्ष कह के कार्ल मार्क्स ने इसको व्याख्या की है। अब थोड़ा सा क्रांति के कारणों को हम चर्चा कर लें। तो क्रांति के कारणों में आप देखें, सबसे पहले हम राजनीतिक कारण को ले लेते हैं। तो राजनीतिक कारण पहली तो जो महत्वपूर्ण है वो था ही यही कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसे कि राज्य की हड़प नीति भी कहा जाता है। तो उसी कारण जो है बहुत सारे जो रियासतें थी उनका हरण कर लिया था, उनको अपने में विलय कर लिया था अंग्रेजों ने, जिसमें झांसी, नागपुर, सतारा ये प्रमुख हैं, जिसमें झांसी की रानी ने या कह लीजिए गंगाधर राव जो उनके राजा थे उस समय के, तो उन्होंने जो है इसी कारण विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ कि उनकी राज्य को अंग्रेजों ने अपने में हड़प लिया था। लेकिन जब एक बार झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ हुई तो भारतीय इतिहास में उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो कि आज भी हम उनको याद करते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से ये बात झांसी की रानी के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक व्याख्या की गई है। और साथ ही साथ भारतीय शासकों की स्वायत्तता को समाप्त करने का अंग्रेजों ने जो प्रयास किया था वो इसका दूसरा राजनीतिक प्रमुख कारण माना जाता है। इसी तरह अगर हम आर्थिक कारणों में चर्चा करें तो भारी कर वसूली हुई थी उस समय। अंग्रेजों ने किसानों से और जमींदारों से तो इस तरह से, तो मैंने पहले भी समझाया आप लोगों को पुराने वीडियोस के माध्यम से कि सूर्यास्त का नियम क्या था। तो सूर्यास्त का नियम जो है इन्हीं कर वसूली के लिए था।
जो जमींदारी प्रथा, भू राजस्व, लगान वसूली पर तो सूर्यास्त का नियम लागू होता है। तो इसी तरह कारीगरों, हुनरमंदों की उद्योग व्यवस्था का नाश करना इसका एक दूसरा कारण माना जाता है। तीसरा, इंग्लैंड से सस्ते माल का आयात करना, ये भी एक कारण है जिसे भारतीय उद्योग जो है चौपट हो चुके थे। अगर हम बात करें सामाजिक धार्मिक कारणों की, तो सामाजिक धार्मिक कारणों में हम पहला जान लेते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय परंपराओं और धर्म पर हस्तक्षेप कर दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक धार्मिक रूप से। इसी तरह कुछ और जो इसके कुछ उदाहरण अगर हम बात कर लें तो सती प्रथा है, बाल विवाह है, ये दो कुछ ऐसे कारण थे जो कि धर्म पर सीधे दखलंदाजी मानी गई। तो इसी तरह से, और एक बात और महत्वपूर्ण थी, ईसाई मिशनरियों का गतिविधियों का बढ़ जाना जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो ये भी एक सामाजिक धार्मिक कारणों में माना जाता है। अगर हम सैनिक कारणों को माने तो सैनिक कारण काफी व्यापक रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली कारणों में से रहे तत्कालीन, तो उसमें भारतीय सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों के भेदभावपूर्ण नीति का सामना करना पड़ता था। दूसरा, वेतन और पदोन्नति में भी जो है असमानता थी। जो भारतीय सैनिक थे वो ऊंचे पदों पर पदोन्नति नहीं पा सकते थे। तो ये दो प्रमुख कारण थे। और तीसरा जो तत्कालिक कारण भी मान सकते हैं, तो उसमें तत्कालिक कारणों में जो कारतूस की घटना है, जिसमें नई एक राइफल आई थी जिसे न्यू एनफील्ड राइफल कहा गया है, उसी राइफल में जो गोली भर दी जाती थी उसमें गोमांस और सुअर की चर्बी होना एक संदेह का कारण था, जिसके कारण जो है उसको बंदूक में डालने से पहले उसकी चर्बी को दांत से काटा जाता था और कोई तरीका नहीं था काटने का। तो ये एक कारण माना गया कि कारतूस की घटना ने जो है उसमें तत्कालीन विद्रोह को जन्म दिया था। हम क्रांति का जो विस्तार है उसको भी हम समझ लेते हैं कि क्रांति कहाँ कहाँ तक फैली थी। इस तरह से इसको हम मानचित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि किस तरह से है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें जो क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ है, दिल्ली के जो उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका है उसको भी हम ले लेते हैं साथ ही में। तो उन्हीं क्षेत्रों में दिल्ली, मेरठ है, उसका कानपुर है, लखनऊ है, ये सारे कारण जो है ये सारे के सारे क्षेत्र जो है आपके उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाके हैं, जिसमें जो प्रमुख नेता थे उनके इसी क्रम में अगर हम कुछ बात करें तो मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, और उसी तरह आपके नाना साहब थे कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, जिन्होंने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी तरह अगर मध्य भारत में बात करें तो झांसी की रानी, जिसका मैंने भी कहानी सुनाई थी, तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी, और ग्वालियर से त्या टोपे, इन्होंने नेतृत्व किया था क्रांति का। इसी तरह बिहार से आरा जो जगदीशपुर नाम की जगह थी, वहां से कुंवर सिंह जो थे इसके नेता थे, उसके साथ उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था। अगर पंजाब से बात करें तो कुछ स्थानीय विद्रोह भी हुए थे और उनका प्रभाव भी लेकिन सीमित था, क्योंकि सिखों का यहाँ सहयोग नहीं मिल पाया था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें तो बरेली में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और उत्तर भारत में अगर बात करें उत्तराखंड में तो इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता, क्योंकि कई हद तक जो है वहाँ यहाँ पर जो गवर्नर था उस समय उसकी इतनी शानदार नीतियां थी जिसके कारण जो है यहाँ का जो विद्रोह है वो पूरी तरह नहीं फैल पाया था। और इसमें अगर बात करें एक नेता की हम बात करें जो कालू महर करके, तो कालू महर का एक प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें जो प्रमुख नेता और क्रांतिकारी जिनका योगदान भी है, क्षेत्र भी है, समय भी है, तो ये सब चीजें हम बता देते हैं। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से इनका विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और विद्रोह की जो इनकी डेट थी वो कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है, तो 29 मार्च 1857। उसके अलावा बहादुर शाह जफर हैं जो दिल्ली से हैं, जिन्होंने प्रतीकात्मक रूप से जो विद्रोह के नेता के रूप में उभरे थे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको बाद में पढ़ने में काम आएगा। और रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिसे कहते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया था। नाना साहेब कानपुर जो सैनिकों के नेतृत्व किया था, और तात्या टोपे मध्य भारत में थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। थोड़ा याद करने लायक पॉइंट है। कुंवर सिंह आरा बिहार से, तो बुजुर्ग अवस्था में जो सबसे बुजुर्ग नेता थे इस युद्ध के, कहीं ना कहीं आपके बहादुर शाह जफर और कुंवर सिंह, ये दोनों ही बुजुर्ग अवस्था में थे और फिर भी वीरता के साथ लड़े थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, अवध के, तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने नेतृत्व किया था। अब यहाँ पर हम कुछ
प्रमुख तिथियां देख लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से इसका विद्रोह का बिगुल फूका। 10 मई 1857 मेरठ विद्रोह की औपचारिक शुरुआत होती है। 11 मई को दिल्ली में विद्रोह हुआ। बहादुर शाह जफर को जो है सम्राट घोषित किया गया। जून जुलाई 1857 में अन्य स्थानों पर, जिनमें कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा में यह विद्रोह फैल गया था। इसी तरह मार्च 1858 में झांसी की रानी का बलिदान हो गया था, जो वीर गति को प्राप्त हुई थी इस युद्ध में लड़ते लड़ते। और अप्रैल 1858 में कानपुर का विद्रोह भी समाप्त हो गया। और जुलाई 1858 का समय ऐसा था जबकि अंग्रेजों ने इस क्रांति का पूर्ण रूप से जो है दमन कर दिया था। तो ये एक प्रमुख कारण रहे हैं। तो उसके बाद 1858 में ही जो है ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर अंत हो गया था। अब हम मानचित्र की बात कर लें, जिनमें हम प्रमुख स्थानों को दिखाएंगे, तो हम मानचित्र के बारे में थोड़ा सा हम अलग अलग बिंदुओं से इस पर चर्चा करेंगे। एक मानचित्र ये है जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम इस मानचित्र की ओर चल देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानचित्र है। इसमें आप स्थान देख रहे होंगे जो कि दिल्ली और मेरठ और साथ ही साथ जो है आपके और अन्य प्रमुख स्थान लखनऊ, अलीगढ़, बनारस, उसके अलावा इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, ये सारे के सारे स्थान आप यहाँ पर चिन्हित हैं। और अजमेर है, तो उसके बाद जबलपुर है, महू है आपका। तो ये कुछ स्थान है जो आपके मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, तो जहाँ पर कि विद्रोह जो है पूर्ण रूप से पनपा था, फैला था। तो ये प्रमुख स्थान रहे हैं। इसके बाद हम अगर इसी में आगे चलें तो प्रमुख स्थानों में 5 स्थान जो मानचित्र में लगाने को आते हैं। अब हम फ्लोचार्ट की बात कर लें तो फ्लोचार्ट हमें क्या कहता है कि देखिए, सबसे पहले फ्लोचार्ट को बनाने का तरीका क्या है कि क्रांति की प्रक्रिया को समझ लीजिए। पहले कारण है, फिर मेरठ विद्रोह, दिल्ली अन्य क्षेत्रों में विद्रोह है, अंग्रेजों का दमन है, परिणाम है। इसी तरह और दूसरे तरीके से हम इसको समझें तो कारण है सिपाही विद्रोह है, फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाना है, देश भर में इसका विस्तार हुआ है, अंग्रेजों की पुनः शक्ति प्राप्ति हुई है, विद्रोह का दमन किया है और शासन में परिवर्तन हो गया है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंत हो गया था यहाँ पर से, तो ये शासन सत्ता में परिवर्तन हुआ। अब अंग्रेजों की जो कमान है अब दूसरे चला से संचालित की जाने लगी, ब्रिटिश संसद के द्वारा डायरेक्ट संचालित की जाने लगी। तो अब इसका प्रभाव पर हम बात कर लें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हमें 1858 में देखने को मिलता है। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था क्वीन विक्टोरिया के इस घोषणा के बाद। उसके बाद भारतीय सेना में पुनर्गठन की हम देखते हैं, गठन देखते हैं, जिसमें क्या हुआ कि सिखों गोरखों को अधिक भरोसा दिलाया गया भाई कि अब आपके साथ जो है एक वो किया गया, उनके साथ जो है एक ट्रस्टेड कॉम के रूप में उनको अब सेना में लिया गया था बजाय कि अब भारतीयों के। क्योंकि आपको देख रहे अभी आपने पढ़ा था थोड़े पहले कि सिखों को जो है सिखों ने उस समय जो है अंग्रेजों का साथ नहीं, भारतीयों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ भी वो खुल के उस समय नहीं दिया था, लेकिन वो कहीं साइलेंट रहे तो उनको सेना में लिया जाने लगा। इसी तरह गोरखों ने को साथ लिया गया था। राजनीतिक चेतना की बात करें तो राजनीतिक चेतना का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन में का प्रभाव पड़ा। इसकी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव अगर हम बात करें तो यहीं से पड़ती है। अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उन्होंने अब भविष्य में क्या करा कि भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति सहनशीलता की नीति दिखानी शुरू कर दी और उन चीजों में हस्तक्षेप करना पूर्णतः बंद कर दिया। ये प्रमुख कारण थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि असफलता के कारण क्रांति क्यों असफल रही, पहला प्रमुख कारण अब मान लो कि संगठन का अभाव था, एक समान नेतृत्व का न होना प्रमुख कारण मान सकते हैं, सीमित भौगोलिक विस्तार था। अब देख रहे हैं अधिकतर दक्षिण भारत और पंजाब वाला क्षेत्र बिल्कुल ही निष्क्रिय रहा था। इसी तरह आधुनिक हथियारों की हमें कमी देखने को मिलती है। संचार परिवहन में अंग्रेजों की श्रेष्ठता, जिस समय तार का जो केबल का तार है जिस तरह से आज चलता है, तो उसी तरह से तो वायरलेस सिस्टम है, टेलीफोन सिस्टम है, उनके द्वारा अंग्रेजों ने त्वरित गति से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करके अधिक से अधिक जो है अपने लिए रसद, पानी, हथियारों की मांग, सैनिकों की मांग कर रही थी और तुरंत पहुंच भी गया था। और दूसरा, परिवहन व्यवस्था उनकी ज्यादा सुदृढ़ थी, ज्यादा फास्ट थी, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद और बात कर लें तो भारतीय शासकों का एकजुट ना हो पाना, कई बार मतैक्य रहे हैं, ये मतैक्य ना होना पाना यानी कि एक विचारधारा ना हो पाना भी कई कारण रहे हैं। और अंग्रेजों के
प्रति वफादार होना, जैसे कि सिख है, गोरखा कौम है और कुछ अन्य स्थानीय रियासतें जो अंग्रेजों के खिलाफ वफादार बने रही, तो ये इसका क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों में हम इसको गिन सकते हैं। अब दूरगामी प्रभावों में हम बात कर लें तो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई थी। भविष्य में आंदोलन की नींव कांग्रेस की स्थापना का एक शुरुआत हम 1885 में जो देखते हैं उसके लिए प्रेरणा यहीं से मिलती है। अंग्रेजों ने प्रशासनिक, सैन्य, सामाजिक नीतियों में सुधार किए। भारत ने औपनिवेशिक शासन को और अधिक संगठित किया और साथ ही साथ जो है स्वतंत्रता की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। ये अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने स्वतंत्रता की ये बात करें तो ये अब निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति है वो भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ थी। साथ ही साथ यद्यपि अगर इसे असफल माने तो परंतु इसने जो है राष्ट्रीय चेतना की ज्योति प्रज्वलित कर दी थी। यह विद्रोह भारतीय जनता की स्वतंत्रता की पहली सामूहिक पुकार थी, जिसे आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये एक वीडियो था हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया था। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।